मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज हम घटना चक्र के मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 3 लाए हैं, जिसका नाम है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड में। मतलब है, अगर आप BPSC, UPSC या कोई भी स्टेट PCS का तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और काफ़ी छोटा चैप्टर है, हम इसे 30 मिनट के अप्रॉक्स में कवर कर लेंगे। और इसके बाद का जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, गवर्नर जनरल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। आइए देखते हैं सबसे पहले थ्योरी, फिर इसके बाद हम इसके प्रश्न को देखेंगे। आइए, रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। तो इस टॉपिक को याद रखिए, कहाँ पर हुआ था? सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर पर। और ये क्वेश्चन आ चुका है। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अमृतसर की संधि किनके किनके बीच हुई थी। तो महाराजा रणजीत सिंह थे और एक तरफ अंग्रेज थे। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर और खैबर पख्तनवा को जीत लिया था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया था? मुल्तान पर, कश्मीर पर और पेशवा और खैबर पख्तनवा पर। ठीक है। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। आपको पता है इसकी एक छोटा सा स्टोरी है, यह क्वेश्चन आ भी चुका है कि 1798 में अफगानिस्तान के एक शासक थे जमान शाह। उन्होंने जब पंजाब पर आक्रमण किया था तो लौटते समय उनकी एक तोप जो थी वो चिनाब नदी में गिर गई थी। उस चिनाब नदी से तोप को राजा रणजीत सिंह ने निकलवा कर उसे वापस लौटा दिया। और इसी के बदले क्या होता है, रणजीत सिंह को उन्होंने लाहौर पर अधिकार करने के लिए अनुमति दे दी। और यही लाहौर बाद में उनका क्या बन जाता है, राजधानी भी बना दिया जाता है, मतलब अपने खुद से। अब देखिए, 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और जमान शाह जो थे ना, उन्होंने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। 1802 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। ठीक है, तो 1802 में किसको छीना था? अमृतसर को। किसे? भंगी मिसल से। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना कि पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी रणजीत सिंह की, और धार्मिक राजधानी क्या थी? अमृतसर थी। दोनों याद रखिएगा। रणजीत सिंह का एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, रणजीत सिंह जो थे वो अपने आप में काफ़ी योग्य शासक थे, और जब तक रणजीत सिंह थे तब तक कोई भी ऐसा अंग्रेज नहीं था जो भारत पर कब्जा कर सके। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर बनाई गई थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर, ये हम देख चुके हैं। रणजीत सिंह काफ़ी एक योग्य शासक माने जाते हैं। रणजीत सिंह ने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी छीन ली है। मतलब रणजीत सिंह ने एक अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ईश्वर की इच्छा क्या है कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूँ, सभी को एक तरह से देखूँ, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आँखों की रोशनी छीन ली है। रणजीत सिंह की एक आँख की रोशनी चली गई थी, तो उन्होंने ये कथन कहा था। अहमद शाह अब्दाली के वंशज शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और ये क्वेश्चन एग्जाम में BPSC में पूछे जा चुके हैं। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि रणजीत सिंह का उत्तराधिकार कौन था? तो कौन था? खड़क सिंह। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधावालिया सरदार चैत सिंह और अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बांधुओं और सचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई थी। इनके समय में काफ़ी ज़्यादा अराजकता फैली थी, काफ़ी ज़्यादा विद्रोह भी हुआ था। जो खड़क सिंह थे वो रणजीत सिंह की तरह योग्य शासक तो नहीं माने जा सकते हैं, और उनके तरह बेहतर योग्य भी नहीं थे, और उनके तरह तरीके से सभी को एक नज़रिए से नहीं देखते थे। ये उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। आइए देखते हैं, ये हम देख चुके हैं। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। ये हमने ऊपर पढ़ा था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गफ कर रहे थे, यानी कि लॉर्ड गफ थे। और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। और इस समय गवर्नर कौन था? तो आप याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर था भारत का। ठीक है, तीनों टर्म याद रखिएगा। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से
1849 तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में, मतलब जो निधन होता है 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी, यानी कि अंतिम संस्कार जो होता है। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया। जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले जो मार्शल थे ये सदस्य थे। ठीक है, तीनों नाम को याद रखिएगा। दिलीप सिंह के बारे में पूरा डिटेल नहीं दिया गया, मैं बता देता हूँ गाइस। दिलीप सिंह ने अंग्रेजी धर्म को अपनाया था, सिख धर्म, ईसाई धर्म को अपनाया था, बट बाद में उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ दिया था और वो वापस से सिख धर्म में आ गए थे। ठीक है गाइस। और देखिए कई बार इतिहासकार जो होते हैं ना, अंग्रेज जो इतिहासकार होते हैं ब्रिटेन वाले, वो कई बार बातों को बहुत ज़्यादा गुमराह कर देते हैं लोगों को बदनाम करने के लिए। ऐसा नहीं है, उन्होंने बाद में वापस से सिख धर्म अपना लिया था और अंग्रेज़ों का विरोध किया था काफ़ी ज़्यादा, ऐसी नहीं है। इन पर एक समझ लीजिए कि लांछन लगा हुआ है, बट इसकी ओरिजिनल सच्चाई इतना ही नहीं है जितना भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। बाकी अगर हम पीजी का क्लास देखेंगे, नेट का क्लास देखेंगे तो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, यहाँ हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस पर डिबेट करना सही नहीं होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? वेरेल्स। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था और हैदर अली यहाँ पर जीत चुका था, अंग्रेज को हरा दिया था। हैदर अली वही है जो टीपू सुल्तान के पिता माने जाते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के दौरान हुआ था और हैदर अली ने निज़ाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाई थी। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटका पर आक्रमण किया तथा 10 सितंबर 1780 को पोलीलूर यानी कि पेरुमगुम एक जगह है कि युद्ध में कर्नल बेली को हैदर अली और टीपू की संयुक्त सेना ने पराजित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। हैदर अली ने 2 बार अंग्रेजों को हराया है, इसको याद रखिएगा। बेली की पराजय के समाचार सुनकर हेक्टर मुनरो जो बेली की सहायता के लिए आ रहा था, मद्रास वापस लौट गया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोटोनोवा, पोलीलूर तथा शोलिंगुड़ में हैदर अली को परास्त कर दिया था। तो जो दोबारा उसके बाद जो सर आयरकुट आता है उसने क्या किया था? हैदर अली को पराजित कर दिया था। ठीक है। 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस लिए समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि से। दूसरा कैसे समाप्त हुआ था? मंगलौर की संधि से। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। जैकोबिन क्लब कौन था? वो फ्रांस का एक क्लब होता था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। जैकोबिन क्लब का जो हेड था उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन में था रोबोस्फियर, मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर। तो उस वैसा ही जैकोबिन क्लब यहाँ पर इसने स्थापना की थी और उसका सदस्य भी बना था टीपू सुल्तान। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। ये टीपू सुल्तान चाहता था कि हम फ्रांस के तर्ज पर, अपने यूरोपीय शक्ति के तर्ज पर अगर सेना को बनाएंगे ना, जिस तरह से मीर कासिम कर रहा था, तो हम अंग्रेजों को हराने में सक्षम रहेंगे। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया जो आधुनिक इस्तांबुल है, अफगानिस्तान, फ्रांस आदि में दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति रिवाजों पर दूतावास की स्थापना की। जिस तरह से अभी एम्बेसडर होते हैं ना भारत में, उसी तरीका से दूतावास बनाया था किसने? टीपू सुल्तान ने, और विदेशों में भेजने का काम करते थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि 5-15-1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान सम्मिलित थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया था। जितने भी इनसे सदस्य बचे थे उन्हें क्या किया गया? वेल्लोर में कैद किया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आर्थर वेलेस्ली थे। याद रखिएगा, आर्थर वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड, हालांकि लॉर्ड बोलना सही नहीं है गाइस, लॉर्ड वेलेस्ली का भाई। तो कौन था? आर्थर वेलेस्ली। जो वेलेस्ली था ना मेन जो गवर्नर था, उसका भाई था और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्सवी की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया तथा कनाड़ा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है।
बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ड सांबरे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांबरे को मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने जब्ता खान के विरोध उसकी विशिष्ट भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बन गई थी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। काफ़ी छोटा चैप्टर है, बड़ा नहीं है, प्रश्न भी काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। आइए देखें पहला क्वेश्चन। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन कौन था? तो कौन सा था? श्रीनगर। इसमें से कौन था? दिल्ली नहीं था, मकरा नहीं था, काबुल नहीं था, कौन सा था? श्रीनगर था। रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को एक संधि हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? अमृतसर की संधि कहते हैं। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। ठीक है गाइस, ये संधि को बता रहा है कि अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच संधि हुआ था ना, तो उसके बाद क्या हुआ? सिख राजाओं के ऊपर जो प्रभुत्व था ना जमाने का, वो ख्वाब क्या होता है? टूट जाता है। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। अब रणजीत सिंह पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्टर्न कंट्री में आराम से जा सकता है, और जो पश्चिम दिशा में से लाहौर हो गया और उधर से जो भी आएगा अफगानिस्तान वगैरह वहाँ पर जा सकता है। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो याद रखिएगा, सुकर चकिया मिसल से था। इजी क्वेश्चन है। रणजीत सिंह मिसल से संबंधित है, तो फिर सेम क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर वही है, सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो अभी हमने बताया कौन थे? लाहौर थे। ठीक है, इन्हें भेंट में मिला था लाहौर। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना ली थी। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो कहाँ पर किया होगा? लाहौर में, जहाँ राजधानी है वहीं पर किया था अदालत आला, जहाँ पर वो एक कोर्ट की तरह था, जहाँ पर वो सुनवाई देखते थे। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश हुआ करते थे। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और डैश के बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? लॉर्ड मिंटो के बीच में। कब हुआ था? 1809 को। स्टेट को याद रखिएगा। 25 अप्रैल 1809 को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई, जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान थे। सतलज नदी दोनों के क्षेत्रों को पृथक करने वाली सीमा मान ली गई। दोनों ने एक दूसरे के प्रति मित्रता रखने का आश्वासन किया। इसके उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांतों को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। अगर कोई भी मित्रता को तोड़ता है तो यह संधि अपने आप समाप्त हो जाएगी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह सूजा से। ठीक है, और ये 41वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है गाइस, इसको देख लीजिए 1996 में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एडीओ का तैयारी कर रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है, एडीओ असिस्टेंस एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, या आप 72 बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन दोबारा बीपीएससी क्वेश्चन को रिपीट करती है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लें। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात सुल्तान कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के अतिरिक्त झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1803 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह सूजा काबुल की गद्दी पर बैठा। याद रखिएगा, इस अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, कौन था? शाह सूजा। वह गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बड़कजई सरदारों फतह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह सूजा ने
का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह को सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा, जैसे कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया था। ये याद रखिएगा गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी स्टेटमेंट है। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी छीन ली? किसने कहा था? महाराजा रणजीत सिंह ने, हम ऊपर देखे थे। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 शुक्रचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। 12 वर्ष के ही थे वे जब उनके पिता स्वर्गवास हो गए, मतलब मृत्यु हो गई थी। 1792 से 97 तक एक प्रतिशासन परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ रेजेंसी, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। लेकिन बाद में 1797 में वो क्या करते हैं, खुद को राजा घोषित करते हैं। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 में, अमृतसर पर 1802 में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह एक योग्य शासक माना जाते हैं और उन्होंने ही कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी छीन ली है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह, ये हमने ऊपर देखा था। और इनके समय में काफ़ी अराजकता फैली थी, काफ़ी ज़्यादा विद्रोह देखने को मिला था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, छोटा सा है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन में बैठा, यानी कि उत्तराधिकार माना जाता है। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आपको पता है दिलीप सिंह था। और इसने क्या किया था, सिख धर्म को छोड़कर और ईसाई धर्म को अपना लिया था। बट ये औचित्य नहीं है पूरा जितना कि है, बट आप नेक्स्ट लेवल का बुक पढ़ोगे या आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में बताया गया है कि उसने बाद में ईसाई धर्म को छोड़कर वापस सिख धर्म में आ गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया था। अब देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीएससी का है, तो ये क्वेश्चन को देखिए। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, बिल्कुल सही है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी? नहीं, नासिक में नहीं हुई थी, उनका अंत्येष्टि पेरिस में ही हुआ था, वहीं हुआ था, मतलब विदेशों में हुआ था। उन्होंने कभी सिख धर्म को नहीं छोड़ा? नहीं, सिख धर्म को छोड़ा था। वो कभी भी रूस नहीं गए? नहीं, रूस वो गए थे। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया। शेष सभी कथन असत्य हैं। दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी और इनकी अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसको याद रखिएगा गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन माने जाते हैं? तो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक राजा दिलीप सिंह थे। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया था और वही ब्रिटेन में उनकी मृत्यु हो जाती है। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है? देखिए पहला कथन देखते हैं। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। ये तो अपने आप में गलत स्टेटमेंट है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि क्या है? गलत है। ठीक है। डलहौजी की 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 40,000 पाउंड, देख लीजिएगा, 40,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड भेज दिया गया। अतः कथन सी क्या है? असत्य है, यानी कि गलत है। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 परिषद का सदस्य नहीं है? तो ये बोल रहा है एच.एम. इलियट, नहीं गैस, एच.एम. इलियट नहीं है। सन हेनरी लॉरेंस ये है, और देखिए ऊपर जॉन लॉरेंस ये भी है। रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या दे रहा है गाइस? ए और डी, है ना। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो आप इसके लिए परेशान ना हो, क्वेश्चन उनको डिलीट कर दिया जाएगा। बट इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए और डी दोनों होगा आंसर। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।
एच.एम. इलियट तथा रॉबर्ट मोंटेगोमरी इस परिषद के सदस्य नहीं थे, इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ था? तो आपको पता है हैदर अली विजय हुआ था और अंग्रेज की यहाँ पर हार हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ और अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निज़ाम, मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिज्ञ सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठे को धन देकर और निज़ाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटका का आक्रमण किया। ठीक है, कर्नाटका पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निज़ाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 में उसकी सेनाएं मद्रास तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के लिए मान गए थे और यहाँ पर हैदर अली क्या होता है? जीत जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो किसने किया था? हैदर अली ने। 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में इन्होंने पुरशान मीर साहिब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया था। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं दोबारा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में हराया था, तो वो कौन था? सर आयरकुट था, जिसने पोटोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोटोनोवा के युद्ध में हैदर अली को क्या किया था? पराजित किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी किसको? श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी। 38वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और एवं यहाँ पर जैकवन क्लब की स्थापना की थी और उसका सदस्य भी बना था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वो कौन था? टीपू सुल्तान था। ये एम्बेसडर को बनाता था और बाहर के देशों में भेजने का काम करता था। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर हराया था? टीपू सुल्तान ने पोलोलूर के स्थान पर हराया था। पोलीलूर, इस नाम को याद रखिएगा। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निज़ाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटका पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात 10 सितंबर 1780 को हैदर अली और टीपू के संयुक्त सेनाओं ने पोलीलूर के युद्ध में कर्नल बेली को बुरी तरह पराजित किया। बेली की पराजय का समाचार सुनकर कर्नल हेक्टर मुनरो, जो कि बेली की सहायता के लिए आ रहा था, वापस लौट गया। अतः बी विकल्प क्या है? सही है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के पास, और यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये, आप सोच सकते हैं गाइस, 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना पड़ा था। उस समय 3 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा था गाइस। श्रीरंगपट्टनम की संधि में शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। और ये कथन को याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का था, जिन्होंने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद दिया था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस समय कौन थे नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों का? आर्थर वेलेस्ली, जो लॉर्ड वेलेस्ली के भाई थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए क्या हुआ था? मारा गया था। अब देखिए, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये अब देखिए, इसको ना मैं एक्सप्लेनेशन में देखता हूँ, ऐसे सम्मिलित करने में ना आपको समझ में नहीं आएगी। आप देखो यहाँ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हो गया था। इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल
वॉरेन हेस्टिंग था। यह युद्ध 1784 को मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 में उसने एक दूत कुंस्तुतुनिया भेजा था। 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ और टीपू ने 3 करोड़ रुपया यहाँ पर दिया था अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 को हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया था। इन सभी इसको याद रख लीजिएगा, जितने भी संधियाँ हुई हैं, जो युद्ध कब हुए हैं, डेट के साथ याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है। इलाहाबाद की संधि तो हम देख चुके हैं, कब हुआ था 1765 को। मंगलौर की संधि कब हुआ था 1769 को। सालाबाई की संधि हुई थी 1782 को और मद्रास की संधि हुई थी 1784 को। आइए देखते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हो तो नीचे हम लोग सही कर लेंगे। आइए, इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को हुई। मंगलौर की संधि और जिसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1784 के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 में हुई थी। सालाबाई की संधि कब हुई थी गाइस? ये मैंने बताया 1782 को। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 में हुई थी। और मद्रास की संधि कब हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1769 में इसे हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में की गई थी। ठीक है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो कहाँ पर कराया था? सरधना में करवाया था। हमने ऊपर में देखा था थ्योरी क्लास में। बेगम समरू लगभग 1750 से 1836 तक ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। निम्न कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? इसको देखिए। और ये IAS के 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखिए, IAS का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। ये तो सही है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। ये भी सही है। और मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा मूर्ति के निर्माण के लिए धन भी दिया था। ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि क्या है? गलत है। आइए ऊपर देखते हैं। रंजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा तथा उज्जैन नगरों में 5 वेधशालाएँ भी बनाई थीं। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शीद कुली खान को जाता है, जो हमने ऊपर के लेक्चर में पढ़ा था। इससे पहले वाले जो क्लास हमने किए थे उसमें पढ़ा था। आइए लास्ट क्वेश्चन है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध था या प्रथम युद्ध था? आप खुद गेस करो। तो पानीपत का तृतीय युद्ध नहीं था, ये प्रथम युद्ध था। 1526 को हुआ था। ठीक है, तो पहला तो गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ये भी गलत है गाइस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं था, वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था। ठीक है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। और ये IAS प्री 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाव के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। GN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों को तो सर्वनाश ही हो गया। 1790-92 में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध संपन्न हुआ था। टीपू की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी की युद्ध 1757 में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में शाहूकार, जगत सेठ, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र प्रमुख थे। अतः केवल तीसरा कथन ही क्या है? सत्य है, बाकी सब गलत है।
तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे गाइस, और ये कौन सा है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। काफ़ी बड़ा चैप्टर, इसे हम 2 भागों में देखेंगे। तो जल्दी आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, जब तक के लिए बाय।